दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक आपदा, मिट्टियाँ और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का ये जो सेट है इसका पहला प्रश्न, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति मापी गई है। देखिए, हुदहुद 2014 में, नीलोफर 2014 में, थाड़े 2011 या फालिन 2013 में। तो उत्तर है दोस्तों उड़ीसा के सुपर साइक्लोन 1999 के बाद चक्रवात में अधिकतम गति जो है ये दोस्तों फालिन 2013 में मापी गई है। आप अगर जो इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों उड़ीसा के सुपर साइक्लोन जिसको 1999 में रिकॉर्ड किया गया था, इसके बाद फालिन 2013 में चक्रवात की अधिकतम पवन गति मापी गई है। हुदहुद की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी, जबकि फालिन 2013 में पवन गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। अगला प्रश्न है, कोई प्रकोप तब आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है किसको? वायुमंडलीय संचरण को, समुद्री जीव जंतुओं को, वन पारिस्थितिकी को या मानव आवास को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों कोई प्रकोप तब आपदा बन जाता है जब वो मानव आवास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत जब किसी प्रकोप से मानव जीवन, उसकी जीविका यानी जान माल का नाश होने लगता है तो वो प्रकोप आपदा का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन देखिए, बाढ़ एवं सूखा, नदियों का मार्ग परिवर्तन, ओलावृष्टि एवं हिमपात या तटीय चक्रवात। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाढ़ एवं सूखा। दोस्तों बाढ़ एवं सूखा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदा है और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वहीं लगभग देश का 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कि कुल क्षेत्र का 30% है, ये सूखा से प्रभावित है। इस प्रकार बाढ़ और सूखा से भारत का लगभग 42% क्षेत्र प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आपदाओं में से कौन भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती है? सुनामी लहरें, तटीय चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा या ओलावृष्टि और हिमपात। तो सही उत्तर है बाढ़ एवं सूखा। दोस्तों आप जानते हैं कि बाढ़ और सूखा भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पर जो है मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बाढ़ और सूखा जो आपदा है ये भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ जोड़े दिए गए हैं, भूकंप की तिथि और भारत में उनकी अवस्थिति। देखिए, 11 दिसंबर 1968 को कोयना में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि 20 अक्टूबर 1991 को दोस्तों उत्तरकाशी सही सुमेलित है। 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में और 18 सितंबर 2011 को सिक्किम में जो भूकंप आए थे ये सुमेलित हैं। दोस्तों कोयना में जो भूकंप आया था वो 11 दिसंबर 1967 में आया था। दोस्तों याद रखिएगा, 1968 में नहीं। अन्य जो विकल्प हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। कोयना महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है यानी सूखे से प्रभावित है? देखिए दोस्तों, तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण या रायलसीमा। तो सही उत्तर है रायलसीमा। रायलसीमा क्षेत्र भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तिता 25% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा नहीं थी? ऑप्शन है देखिए, तमिलनाडु में नागपट्टिनम, उड़ीसा में भितरकणिका,
तमिलनाडु में पिछावरम या तमिलनाडु में मुथुपेट? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में नागपट्टनम। दोस्तों 2004 में हिंद महासागर की सुनामी आई थी। उस समय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी और तमिलनाडु में पिछावरम, मुथुपेट, तोतिकोरिन, कोडाईकराई, चतरम आदि में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 की आई थी, उसमें नागपट्टिनम में केवल 3.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भीतरकनिका आप जानते हैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है और केंद्रपाड़ा में 201.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया? तो सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट या जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। दोस्तों ये 2004 की सुनामी में पूरी तरह से डूब गया और इसकी स्थिति ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग था। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो स्थल है इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में भारत का इंदिरा पॉइंट सागर में डूब गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक है? तो उत्तर है लौटती हुई मानसून के ऋतु में। लौटते हुई मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर में है और दोस्तों इस समय में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूगर्लिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है? ऑप्शन है देखिए, भूस्खलन, सूखा, भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया। तो उत्तर है दोस्तों सूखा यानी ड्राट। ये सूखा जो है भूगर्लिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है। सूखा एक संकटापन्न स्थिति है जो वर्षा की कमी से उत्पन्न होती है। ये अपर्याप्त वर्षा अथवा वर्षा के बीच लंबे अंतराल से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में बड़ा भूकंप आया था? तो ये भूकंप आया था दोस्तों गुजरात राज्य में और गुजरात के भुज क्षेत्र में आया था और दोस्तों 6.9 रिक्टर परिमाण वाला इस भूकंप से लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 50 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भूकंपी जोखिम सबसे कम यानी न्यूनतम है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या ओडिशा। तो सही उत्तर है ओडिशा। देखिए अगर जो ओडिशा में भूकंप जोखिम न्यूनतम है तो इस आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें देखा जाए तो भूकंपीय जो क्षेत्र है वो भारत को 4 क्षेत्रों में, मंडल 2 में अल्प तीव्रता का क्षेत्र है, मंडल 3 मध्यम तीव्रता, मंडल 4 गहन तीव्रता और मंडल 5 अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र है। और उड़ीसा जो क्षेत्र है ये भूकंपी जोन 2 के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भूकंपी जोन 5 यानी अति प्रचंड तीव्रता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, WWW यानी वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है किसके? तो इसमें आपको बताना है कि ये तापक्रम या वर्षा से सूचना से आधारित है या बाढ़ और सूखा से या उपरोक्त दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है ऑप्शन ए, तापक्रम एवं वर्षा से। दोस्तों WWW यानी वर्ल्ड वेदर वॉच ये तापक्रम और वर्षा की पूर्व सूचना से संबंधित है और वर्ल्ड वेदर वॉच की स्थापना दोस्तों 1963 में चौथे विश्व मौसम कांग्रेस के दौरान हुई थी और ये विश्व मौसम संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के बाद आइए मिट्टियां यानी मृदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? देखिए, शुष्क मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा या काली मृदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। भारत में दोस्तों जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। जलोढ़ मृदा देश के 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 33.5% क्षेत्रफल पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? तो उत्तर है दोस्तों काली मृदा। काली मृदा में
या काली मिट्टी में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ती हैं, जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है। और आप जानते हैं काली मृदा में कपास की पैदावार अधिकतम होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो आप जानते हैं कपास उत्पादन के लिए दोस्तों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। भारत में दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो ये है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी निम्नांकित फसलों में किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप जानते हैं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। कपास के उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो आप जानते हैं काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी? तो सही उत्तर है काली मिट्टी। दोस्तों गुजरात में काली मृदा, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और मरुस्थली मृदाएं पाई जाती हैं। इनमें से काली मृदा गुजरात के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे कम है? आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो सबसे कम है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है और ये मृदा मध्य प्रदेश में सबसे कम है। ये मृदा तटीय मैदानों, डेल्टा प्रदेशों में प्रचुरता से मिलती है और गिरिपद मैदानों में इसकी बहुतायत है। जलोढ़ मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों में धनी होती हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़, लोएस, लैटराइट या काली मिट्टी। तो उत्तर है लोएस मिट्टी। दोस्तों लोएस मिट्टी क्या है? तो मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों के बृहद निक्षेप को लोएस कहते हैं और ये मिट्टी जल के मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तर मैदान में लोएस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई होती है और ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। इसके अलावा ये मृदा मध्यवर्ती यूरोप जैसे यूक्रेन और मिसिसिपी प्रदेश में पाई जाती है और ये मृदा मुख्यतः गेहूं की कृषि के लिए अति उत्तम मानी जाती है, जबकि अन्य मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। लोएस मृदा भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाबर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से, ये पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, राजस्थान की मरुभूमि, समुद्री क्षेत्र या तराई के उत्तर में शिवालिक के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तराई के उत्तर में शिवालिक के साथ भाबर मृदा पाई जाती है जो कि खुरदुरे दाने से बनी होती है। भाबर, जिसको भाबर कहा जाता है, ये मृदा शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक विस्तृत है और ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक सकरी पट्टी के रूप में है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी भारी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम में चट्टानों का निर्माण होता है और इसे पंजाब में भाबर और असम में दुआर कहा जाता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बालू का टीला, भाबर और तराई, मैदान या फिर खादर। तो उत्तर है भाबर और तराई। दोस्तों शिवालिक पर्वत के दक्षिणी भाग में बड़े बड़े पत्थरों और मलबे से निर्मित एक सकरी लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसको भाबर कहते हैं, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं
और भाबर के दक्षिण में महीन मिट्टी से निर्मित लगभग 18 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को तराई कहा जाता है और यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रवाहित होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? देखिए, सुंदरवन, महानदी डेल्टा, खंबात की खाड़ी या तराई। तो सही उत्तर है तराई क्षेत्र। दोस्तों, तराई क्षेत्र मैंग्रोव के प्रमुख क्षेत्र नहीं है। मैंग्रोव कहाँ पे? दलदली ज्वारीय वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं और ये वन अत्यधिक सघन और दीर्घ जड़ों वाले होते हैं जो सुनामी और चक्रवात के समय तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बाड़ का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है किससे? देखिए, अत्यधिक वर्षा से, निर्वनीकरण से, अत्यधिक कृषि से या फिर अत्यधिक चराई से। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्वनीकरण, अत्यधिक कृषि और अत्यधिक चराई। तो 2, 3 और 4 इसमें सही उत्तर हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है, देख लेते हैं। कथन है आपका कि भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है और कारण है कि देश में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इसको कि भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है और दूसरा है कि देश में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आप देख लीजिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में जो कृषि कार्य है ये बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होता है, जैसे मैदानी भाग में, पर्वतीय भाग में, राजस्थान के गंगानगर और इंदिरा नहर क्षेत्र में, झारखंड के पठारी क्षेत्र में। और देश में मुख्यतः 8 प्रकार की मृदाएं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली, लैटराइट, मरुस्थली, लवणीय और दलदली मृदाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो प्रश्न दिया है इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है और ये 8 वर्ग हैं: जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, पर्वतीय, शुष्क और मरुस्थली, लवणी या क्षारीय और गीली और दलदली मिट्टी। ये 8 मुख्य वर्ग हैं भारत की मिट्टियों के। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मृदा की विशिष्टता नहीं है। देखिए, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की या झारखंड की। तो सही उत्तर जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, लाल मिट्टी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्टता नहीं है। जम्मू और कश्मीर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है और लाल मिट्टी देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह है जिसका विस्तार 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यानी देश के 26.8% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसमें मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार जो हैं ये लाल मृदा के विशिष्ट क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल यानी कन्हार मृदा गहराई की दृष्टि से मानी जाती है किस प्रकार की? तो उत्तर है ये गहरी मृदा मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए, यहाँ पर एरिडीसोल्स, ये दोस्तों ये राजस्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है। एरिडीसोल्स दोस्तों ये चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में। इंसेप्टिसोल्स ये पाली, सिरोही और राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में। वर्टिसोल्स जो है ये झालवाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी में। और अल्फीसोल्स ये जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है ये मृदा। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटराइट मृदा पाई जाती है कहाँ पर? तो सही उत्तर है दोस्तों, लैटराइट मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटराइट मृदा के ये महाराष्ट्र के अलावा ये मृदा दोस्तों
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और ये मृदा संपूर्ण भारत के लगभग 5%, 5.5% भूभाग पर पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, OH के स्पेट, GS पुरी, M सफ़ी या HG चैंपियन द्वारा। तो सही उत्तर है HG चैंपियन। दोस्तों भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण HG चैंपियन द्वारा एवं सेठ द्वारा वर्ष 1968 में तैयार किया गया था। इन्होंने भारतीय वनों को 16 भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण HG चैंपियन और सेठ द्वारा 1968 में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। तो उत्तर है HG चैंपियन ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। HG चैंपियन और सेठ ने दोस्तों भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करके भारतीय वनों को 16 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र का मतलब इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो अगर जो वैश्विक जैव विविधता की दृष्टि से जो हॉट स्पॉट की सूची है उसमें देखा जाए तो हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडालैंड के क्षेत्र आते हैं। और भारत सरकार के अनुसार भारत में जैव विविधता तप्तस्थल या हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों ही इसके ऑप्शन में हैं, इसलिए कोई भी एक उत्तर हम सही नहीं कर सकते हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत म्यांमार क्षेत्र, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत में दोस्तों इनको इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं कहाँ पर। तमिलनाडु में, असम में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसके अनुसार वन क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो साल वृक्ष का संकेंद्रण मध्य प्रदेश में अधिक है। और चैंपियन और सेठ के अनुसार भारत में साल वृक्ष का संकेंद्रण उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक और पूरब में त्रिपुरा तक है। अगला प्रश्न यही है कि साल वृक्ष के संकेंद्रण कहाँ हैं। तो बार बार पूछा जाता है। ये दोस्तों साल वृक्ष के संकेंद्रण, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों देखा जाए तो सर्वाधिक जो झारखंड में साल वृक्ष का संकेंद्रण है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य वन क्षेत्र में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में जो है सबसे अधिक है। देखिए, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मेघालय। तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में अगर जो देखा जाए तो 36.98% ही है। इसके अलावा नागालैंड में, मेघालय में 42.34%, नागालैंड में 52 और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 61.55% है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मध्य प्रदेश में 25%, आंध्र प्रदेश में 18.28% और उत्तर प्रदेश में केवल 6.15 वनाच्छादन प्रतिशतता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वनाच्छादन की प्रतिशतता अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सही है।
औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये सही है। तो इस तरह से उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। वर्षा और उसके अनुसार वनस्पति वितरण के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर वन किस प्रकार के वन हैं? आपको बताना है सुंदर वन जो हैं वो किस प्रकार के वन हैं। तो ज्वारी वन, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन या शंकुधारी वन। तो सही उत्तर है सुंदरवन ज्वारीय वन के अंतर्गत आते हैं और ये प्रदेश बंगाल में स्थित है और ये विश्व में मैंग्रोव वन या जिसको हेलोपैथेटिक वन कहा जाता है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। सुंदरवन का विस्तार लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में है और इसका लगभग 60% भाग बांग्लादेश में पड़ता है। यूनेस्को ने सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। दोस्तों सुंदरवन एक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है और ये बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं ज्वारीय वनस्पति क्षेत्रों के अंतर्गत सुंदरवन का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन है नंदनकानन, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा या प्राकृतिक वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसमें देखिए दोस्तों एक से अधिक विकल्प सही हैं। काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो ये दोनों ही शामिल हैं, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और असम में काजीरंगा। इसलिए किसी एक वन को वैश्विक हेरिटेज जो वन है उसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। बी और सी दोनों ही दोस्तों वैश्विक विरासत के वन में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में। आप जानते हैं दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और भारत में इस प्रकार के वन क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवदार वृक्ष अधिक उगता है कहाँ पर? देखिए नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी हिमालय में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी हिमालय में। दोस्तों देवदार या जिसको सेड्रस या देवदार कहा जाता है ये पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में, गढ़वाल के पश्चिम में, हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये पश्चिम हिमालय में अधिक उगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो आप जानते हैं भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में है। दोस्तों चंदन की लकड़ी व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और कीमती होती है। अगला प्रश्न है, चंदन सामान्यतः पाया जाता है कहाँ पर? तो उत्तर है दोस्तों चंदन उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन का उदाहरण है और ये वन 200 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भाग और शिवालिक श्रेणी के भाबर और तराई प्रदेश हैं और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से चंदन, सागौन, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस और त्रिफला के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिनकोना पाया जाता है कहाँ पर? देखिए ऑप्शन है अरावली की घाटियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की घाटियों में या शिवालिक की घाटियों में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगिरी की घाटियों में। दोस्तों सिनकोना जो पेड़ है, वृक्ष है, ये नीलगिरी की घाटियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है और उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन और ऊंचे होते हैं और इन वनों में रबर, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस और आयरन वुड जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं?
तो याद रखिएगा दोस्तों, 1500 से 3500 मीटर यानी 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शंकु वन या शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। आप जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन आता है, इसलिए वनस्पतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। ऊंचाई के क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक मिलती है और 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी सदाहरित वन यानी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, हिमालय में विशेष ऊंचाइयों के अंतर्गत विभिन्न वन पेटियां स्थित हैं। ये आपका सही है। दूसरा कथन है कि जलवायु विषमताओं के कारण हिमाचल में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन कथन ए सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। क्योंकि दोस्तों सही ये है कि हिमाचल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की वन पेटियां पाई जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण तापमान और भौगोलिक विषमता का अंतर है। तो दोस्तों इसी कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आपसे एक बार प्रश्न को देखते हैं कि हिमालय में विशेष ऊंचाई के अंतर्गत भिन्न वन पेटियां हैं। कारण है कि जलवायु विषमताओं के कारण हिमाचल में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों हिमाचल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की वन पेटियां पाई जाती हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली और वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खादर, बांगर, भाबर या तराई। तो सही उत्तर है तराई। देखिए दोस्तों, शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में भाबर के दक्षिण मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती हैं, उसको तराई कहा जाता है। और यहाँ पर अधिकांश भूमि दलदली और वनाच्छादित है। नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भाबर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते हैं और अधिकांशतः तराई क्षेत्र के वनों को कृषि के लिए साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को भारत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, तराई, पहाड़, मैदान या पठार। तो सही उत्तर है दोस्तों, वो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को तराई कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों के अधिक वर्षा और उच्च ताप वाले प्रदेशों में ऐसे वन पाए जाते हैं और तराई वनों में सागौन, साखू, शीशम और आम के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनावरण की दृष्टि से भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों अगर जो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बहुत नीचे है, 11वें स्थान पर है। और नए आंकड़े जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की जो स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है और बनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष राज्यों में देखिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनावरण प्रतिशत प्रश्न में कहा गया है, प्रतिशत अगर जो न रहता, केवल ये आपसे बनावरण क्षेत्रफल पूछा गया होता, तो इसमें वर्तमान में तीसरा स्थान है आपका छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, टीक जम्मू कश्मीर ये आपका सही नहीं है, देवदार मध्य प्रदेश में सही नहीं है, चंदन केरल में ये भी नहीं सही है, सुंदरी पश्चिम बंगाल में आपका सही सुमेलित है। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में है, जिसमें सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है और मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा वाड़े का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, उसे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है ये पुराने रिपोर्ट पे पूछा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों देखिए, मिजोरम में वनावरण प्रतिशत 2017 के अनुसार जो है
इसमें सही था। और आज अगर जो हम करेंट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट देखें और 2021 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखें तो इस समय भारत के मिजोरम राज्य में वनावरण सर्वाधिक है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम के 84.53% क्षेत्रफल पर वन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये प्रश्न पूछेगा तो मिजोरम में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन स्थित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और ये वीडियो एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए, इसके अलावा पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ भूगोल के साथ साथ सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज और हमारा परीक्षा ग्रुप, जो परीक्षा ग्रुप के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।